Hello students, as we all know आप लोगों के क्लास 10 के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और आप लोग सब क्लास 11th में प्रमोट हो गए हैं। आप लोगों का तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बाकी मेरे को मेरा पता है। जब मैं क्लास 10 के एग्ज़ाम दे रहा था तो एग्ज़ाम ओवर होते होते सब्जेक्ट सिलेक्शन की एक टेंशन हो जाती है। कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या बनना है, फ्यूचर गोल क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम। और फिर रिलेटिव्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, काफ़ी कुछ रहता है। आप लोगों के समय तो काफ़ी वॉइड हो गया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलने लग गई, बहुत सारे अपडेट्स हो गए। हमारे समय में तो दो ही चीज़ें होती थी, डॉक्टर और इंजीनियर। या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट करंट में ऐसा कुछ नहीं है, करंट में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और आज कॉमर्स में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट बहुत हाई लेवल पर ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज अर्न कर रहे हैं। तो बहुत स्कोप है कॉमर्स में और स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं कॉमर्स। आज की अगर मैं बात करूं तो करंट में कॉमर्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। उसके बेसिस पे आप बिजनेस में जा सकते हो, एमबीए वगैरह कर सकते हो। सबसे मेन है सीए। तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट सीए सबसे मेन है, जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज सीए। और सीए बनने का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लाइफ सेट है यार। तो अब अपन बात करते हैं आगे की। अब 11th में स्टूडेंट जब आता है, कॉमर्स जब लेता है, तो उसके दिमाग में एक ऑप्शन चलता है, मैथ्स ले या नहीं ले। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैथ्स ज़रूर लेनी चाहिए। मैथमेटिक्स 11th वाले स्टूडेंट को ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए। अगर आपसे मैथ्स टफ है आपके लिए, आपको लगता है मैथ्स 10th में भी समझ में नहीं आई यार, बहुत प्रैक्टिस मांगती है, बहुत दिमाग खाती है, अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि मैथ्स में आप स्कोर नहीं कर पाओगे, तो भी मैं कहूँगा कि 1 ईयर के लिए 11th क्लास में मैथ ज़रूर ऑप्ट करो। आपको 11th के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आप किस लायक हो, कितने लेवल पर हो। अगर फिर आपसे नहीं अफोर्ड होती तो आप 12th में चेंज कर सकते हो। उसके बाद 12th में आपके बोर्ड के मार्क्स पे या वेटेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12th में बहुत सारे ऑप्शंस और आते हैं मैथ्स के साथ में। मैथ्स को छोड़कर आप बहुत ईजी ऑप्शंस पर जा सकते हो। बहुत सारे स्कोप हैं 12th में सब्जेक्ट चेंज करने के। कॉमर्स अकाउंट्स रख सकते हो आप, मैथ्स को चेंज कर सकते हो अगर नहीं चले इन फ्यूचर तो। और जैसा आपको पता है अभी करंट में मैथ्स के लिए, कॉमर्स वालों के लिए एक नया मैथ्स के साथ सब्जेक्ट आ गया है, जिससे अपन अप्लाइड मैथ्स जानते हैं। वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बेसिकली वो बना ही कॉमर्स वालों के लिए है। उस सब्जेक्ट को लेने का मतलब ही ये है कि आप, जो जिन लोगों को मैथ्स का डर है, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स का फोबिया है, वो सब्जेक्ट लेकर, मैथ्स 10th लेवल की मैथ्स आती है उसमें ज़्यादातर, तो वो उसमें मैथ्स में स्कोर कर सकता है, उसके लिए मैथ्स ईजी है। अब स्टूडेंट जो कोर मैथ्स लेते हैं उनके लिए भी थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूँ। जो स्टूडेंट्स कोर मैथ्स लेते हैं और जो अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, आपके दिमाग में ये ज़रूर कन्फ्यूजन चलता होगा, सर कैसे डिसाइड करें कि कोर लें अप्लाइड लें, अप्लाइड लेंगे तो क्या बेनिफिट्स हैं, कोर मैथ्स लेंगे तो क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह के इश्यूज चलते होंगे आपके दिमाग में। तो पहले मैं वो चीज़ें क्लियर करता चलता हूँ। देखो, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगती है, 10th तक की मैथ्स टफ लगती है, और जो सीए करना चाहते हैं, अकाउंट्स तो बढ़िया है, ईजी आ जाएगी समझ में, सीए बनना है, तो वो अप्लाइड मैथ्स को ऑप्ट करें। क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का जो कोर्स बनाया है, अप्लाइड मैथ्स में जो कोर्स डाला है, वो सीए को बेस मानकर डाला है। उसमें जो जो टॉपिक नए एंटर हुए हैं, जो जो टॉपिक डाले गए हैं, वो सब सीए फाउंडेशन में मैथ्स में आते हैं। जिसने 11th और 12th की मैथ्स कर ली, जिसने 11th और 12th में मैथ्स अप्लाइड मैथ्स कर ली, उसको सीए फाउंडेशन की मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिनको सीए करना है उनके लिए बेस्ट है अप्लाइड मैथ्स। अब जो कोर मैथ्स वाले हैं वो सोचेंगे सर हमने कोर मैथ्स ले ली, हमें तो सीए करना है, या हमारे स्कूल में तो अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन ही नहीं डाला था, हमारे स्कूल में तो एक ही मैथ्स पढ़ाते हैं कोर मैथ्स ही, अप्लाइड मैथ्स लेने ही नहीं देते, तो क्या हमने गलती कर दी, कोर मैथ्स गलत हो गया? ऐसा नहीं है। अप्लाइड मैथ्स आए हुए तो 2 ईयर हुए, 2 साल पहले से तो कोर मैथ्स ही चलती आ रही है। राइट थ्रू ईयर टू ईयर बहुत सालों से कोर मैथ्स ही चली आ रही है।
तो क्या पहले सीए स्टूडेंट नहीं बने? बने। कोर मैथ्स लेने वाले पास नहीं हुए? बने, पास हुए। तो इसका मतलब कोर मैथ्स अगर जिन्होंने लिए उनको भी सीए में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोर मैथ्स लेने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको सीए नहीं कर सकते या आपको सीए वाली मैथ्स नहीं होगी। हाँ, ऐसा जरूर है कि कोर मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक डाले हुए हैं जो सीए में नहीं है, काम के नहीं है, 12th के बाद आपके लिए वेस्ट हो जाते हैं। बट फिर वो सब्जेक्ट का क्या, वो टॉपिक्स का क्या? तो उसके लिए आप ये ध्यान रखें, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, एमबीए वगैरह करना है, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने हैं, तो आपको कोर मैथ्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्यों? क्योंकि कोर मैथ्स में ऐसे कुछ टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, उससे आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो। क्या बाद में चेंज नहीं हो सकता? अप्लाइड मैथ्स वाला अगर कंपटीशन एग्जाम फाइट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 11-12 में अप्लाइड मैथ्स वाले ने कंपटीशन एग्जाम दिया तो उसको 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, और कोर मैथ्स वाले के भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो उसको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे फाउंडेशन के अंदर। तो दोनों ही कैटेगरी में मैथ्स लेने वाला स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए चाहे वो फाउंडेशन में जाए, दोनों ही केस में वो सक्सेस हो जाएगा, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स के बेसिस पे। ये तो हुई बात कोर और अप्लाइड की। अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। तो मैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, जो लेक्चर है, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो पहले ये बता दूं। दोनों टॉपिक्स में, दोनों सिलेबस में मेन डिफरेंस है, जैसे टिग्नोमेट्री एक टॉपिक है, टिग्नोमेट्री एक टॉपिक है जो कोर मैथ्स में तो है, अप्लाइड में नहीं है, तो एक प्रॉब्लम है, वो एक डिफरेंस है वो, क्योंकि वो टिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसके कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड में नहीं है, सीए में भी नहीं है। अप्लाइड में क्यों नहीं है? सीए में नहीं है, सीए फाउंडेशन में नहीं है, सीए फाउंडेशन में टिग्नो का कोई काम नहीं है, इसलिए वो अप्लाइड में नहीं डाली गई, बट कोर में डाली गई है, क्योंकि कोर वाले कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे तो उनको वहां टिग्नो काम आएगी, कंपटीशन एग्जाम में उसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरह का एक पार्ट है। बाकी अगर अप्लाइड मैथ्स की बात करूं, जो स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं उनके लिए अप्लाइड मैथ्स बेस्ट है। 10th लेवल की मैथ्स डाल रखी है, लाइक इंडाइसिस डाल दिया, एक्सपोनेंशियल वाले रूल्स, इवन कैलेंडर तक डाल दिया, बहुत सिंपल, थोड़ी बहुत रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम वाले, ब्लड रिलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग है, इस तरह के टॉपिक्स डाले हुए हैं 11th क्लास में। तो अप्लाइड मैथ्स बहुत इजी पड़ेगी जिनको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए, और उनको 11th क्लास में एटलीस्ट 1 ईयर के लिए अप्लाइड मैथ्स रखनी चाहिए। ये तो हुई बात इंट्रोडक्शन की, दोनों में डिफरेंस की। तो अब मैं फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूं कोर मैथ्स वालों के हिसाब से, और वो टॉपिक है आपका कोर मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। 10th क्लास में टिग्नो आप लोगों ने पढ़ी है, 10th क्लास के फॉर्मूले एज इट इज वर्क करते हैं, 10th क्लास के फॉर्मूले एज इट इज काम आएंगे 11th में। वो जो 3 आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी 10th क्लास में, वो एज इट इज वर्क करेगी। क्या फॉर्मूला था 3 आइडेंटिटीज? अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था 3 आइडेंटिटीज का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। याद आ गया होगा कुछ 10th क्लास के टिग्नो। इससे 3 फॉर्मूलाज बन जाते थे, जैसे कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको इधर बेचकर, या साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह आपकी सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आपके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। थर्ड नंबर का फॉर्मूला था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके भी 3 फॉर्मूलाज बन जाएंगे, 1 की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये एज इट इज फॉर्मूले 11th और 12th की टिग्नो में काम आएंगे। ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक टिग्नो है, आप लोगों ने 9, 10 जो भी है 10th में पढ़ी है, तो आपके एज इट इज वर्क करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके एक फॉर्मूला और था,
जो आपको बोल सकते हैं ट्राइंगल रूल वाला, जिसके बहुत सारे नेम है, PBP अपॉन HHB। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह इसको जानते होंगे। PBP अपॉन HHB, बहुत सारे नेम थे, याद रखने के बहुत सारे तरीके थे। जो कॉमन नेम है इसका वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। बाकी बहुत सारे नेम है, अलग अलग टीचरों ने अलग अलग ईयर्स में बहुत सारे इसके नेम निकाल रखे हैं। एक है पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बापू। एक है पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल। एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सारे अलग अलग, मेरे को इतने साल हो गए, अलग अलग टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नेम, अलग अलग इसके कोड निकाल रखे हैं। एक वो भी चलता था SCT, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो बहुत सारे नेम है। एज यूजल आपको पता होना चाहिए, एस फॉर साइन, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है? हाइपोटेनस। B क्या है? बेस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होंगे। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से फॉर्मूले क्लास 10th वाले एज इट इज काम करेंगे 11th और 12th में। ये तो हो गई बात क्लास 10th के थोड़े से प्रीव्यू की टिग्नो की। अच्छा, क्लास 10th में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको ध्यान हो तो एक टेबल हुआ करती थी टिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यूज, 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू। क्या कभी आप लोगों ने क्लास 10th में सोचा है कि 90 से भी तो ऊपर एंगल हो सकता है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, उनकी वैल्यूज कहाँ से आएगी? ये काम अपन क्लास 11th में सीखेंगे। क्लास 11th में अपन इन्हीं वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं सबसे पहला टिग्नोमेट्री का जो लेक्चर ले रहा हूँ क्लास 11 के बारे में, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एंगल्स की वैल्यूज निकालने को ही दे रहा हूँ। 90 तक क्लास 10th में निकाल ली थी, 0, 30, 45, 60 और 90, ये सारी वैल्यूज अपन ने क्लास 10th में निकाल ली थी। इससे अबोव जो डिग्री होंगी, इससे अबोव जो एंगल होंगे, उनकी वैल्यूज अपन क्लास 11th में अभी सीखेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ उस बेसिस पर। तो क्लास 11th में अपन एंगल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एंगल की वैल्यूज निकल सकती है। अच्छा, आपने कभी फोकस करा है? 30 डिग्री की वैल्यू थी, 35 डिग्री की नहीं निकल पाई, 40 डिग्री की नहीं निकल पाई। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं ऐसी जो निकल जाती हैं? उसके लिए मैं आपको हमेशा बता दूं, ध्यान रखना, ऐसे एंगल, ऐसी वैल्यूज जो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के मल्टीपल में हो। मल्टीपल ऑफ 30 एंड 45 डिग्री की ही वैल्यू अपने को मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के मल्टीपल की ही वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। मतलब 120 डिग्री की निकल जाएगी बिकॉज 120 डिग्री 30 की टेबल में आता है, 30 का मल्टीपल है। 240 डिग्री की भी निकल जाएगी बिकॉज 30 के मल्टीपल है, आ जाएगी वैल्यूज। 90 डिग्री की तो निकाल ही ली थी एंड में। 135 डिग्री की निकल जाएगी, 45 का मल्टीपल है तो 135 डिग्री की भी निकल जाएगी। इन वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। बट 125 डिग्री नहीं निकलेगी क्योंकि ना तो वो 30 का मल्टीपल है, ना वो 45 का मल्टीपल है। 160 डिग्री वो भी नहीं निकलेगी, 30 45 का मल्टीपल नहीं है। तो आओ मैं अब आपको 30 डिग्री और 45 के मल्टीपल में 90 डिग्री से अबोव एंगल की वैल्यूज निकालना बताता हूँ, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, कॉट की, इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताऊंगा। 90 से अबोव होनी चाहिए और 30 और 45 के मल्टीपल में होनी चाहिए। इसको 11 की टिग्नोमेट्री में सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन स्टार्टिंग है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। तो फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं, क्वाड्रेंट रूल की। क्वाड्रेंट रूल के लिए ये है आपका एक पॉइंट, आपको जैसा पता हो इस पॉइंट के सराउंडिंग, इस पॉइंट के सराउंडिंग जितने भी एंगल्स बनेंगे, इस पॉइंट के सराउंडिंग जितने भी एंगल्स होंगे, उन सब का सम होगा 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जिसको अपन बोलेंगे 0 to 90 डिग्री के बिटवीन, सेकेंड पार्ट 90 to 180 डिग्री के बिटवीन, थर्ड पार्ट 180 to 270 डिग्री के बिटवीन, एंड फोर्थ पार्ट 270 डिग्री टू 360 डिग्री के बिटवीन। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं अपन, ये फर्स्ट,
क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री का, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री का, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री। 4 क्वाड्रेंट में अपन ने वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। याद रखना वैल्यूज कौन सी निकलेगी, जो 30 के मल्टीपल में हो और 45 के मल्टीपल में हो, वो वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी है। अगर अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लेनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने का तरीका है या तो 90 में माइनस कर सकते हो, 90 में प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको रूल फॉलो करने हैं, वो ध्यान रखना। एक वर्ड बता रहा हूं, ए एस टी सी, ए एस टी सी। याद रखने के इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने वर्ड बना रखे हैं। द सिंपल वर्ड इज आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक बना हुआ है एड शुगर टू कॉफी, एक बना है आज से टिग्नोमेट्री चालू, एक बना है ऐसी तैसी, एक बना है ऑल स्टूडेंट टेक चाटा। सब टीचरों ने अपने अपने अलग अलग व्यूज दे रखे हैं, आपको जो सही लगे, जैसा सही लगे वैसे लर्न कर लेना। तो ASTC दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड में टी, थर्ड में फोर्थ में सी। ए का मतलब होता है, ए का मीनिंग है ए फॉर ऑल। एस का मीनिंग होता है, एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल अगर क्लास 10 का पता हो तो कॉसेक। टी का मतलब होगा, टी का मतलब है टी फॉर 10, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। सी का मतलब है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टी का मतलब टी फॉर 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ऑल का मतलब 0 से 90 डिग्री के बिटवीन सारी टिग्नोमेट्री वैल्यूज पॉजिटिव होगी। याद करो क्लास 10 की टेबल, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल थे, क्या क्लास 10 की टेबल में कोई वैल्यू नेगेटिव थी? नहीं सर, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, 0 से 90 डिग्री के बिटवीन अगर कोई एंगल होगा तो उसकी सारी टिग्नोमेट्री वैल्यूज की वैल्यूज जो आंसर आएंगी वो सब पॉजिटिव होगी। अब 90 से 180 डिग्री के बिटवीन अगर कोई हो, कोई भी एंगल लाइक 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रखने हैं, सेकंड में साइन cosec पॉजिटिव रखना है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव रखना है, और फोर्थ में cos sec पॉजिटिव रखना है। तो एक तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपको जो रूल याद रखना है वो याद रखना, इवन मल्टीपल ऑफ 90। सेकंड रूल की बात कर रहा हूं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, नो चेंज। अब 90 के इवन मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 90 की टेबल में आने वाले इवन मल्टीपल, जैसे सपोज कोई एंगल है 90 डिग्री, कोई एंगल है 180, 180 90 का इवन मल्टीपल है बिकॉज 90 इंटू 2। लाइक कोई एंगल है 270, 270 90 का इवन मल्टीपल है 90 इंटू 3, 360, 360 90 का इवन मल्टीपल है 90 इंटू 4। तो अगर ऐसा कोई एंगल है जो 90 के इवन मल्टीपल है तो उसमें टिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज नहीं होंगे। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, और सेक सेक रहेगा। इसी बेसिस पर नेक्स्ट है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90। नाइन्टी का अगर ऑड मल्टीपल हो तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। अब ऑड मल्टीपल से क्या मीनिंग है? ऑड मल्टीपल होंगे 90 के, लाइक 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5। जब भी 90 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, 3 से, 5 से, दीज आर ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे का मतलब, ये भी चीज क्लियर कर लूं, अगर साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में,
कॉस है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन है तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट अगर है तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सिमिलरली कॉसेक अगर है तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक अगर है तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ऊपर वाले केस में क्या था, नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक। ऊपर वाले केस में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। अब मैं आपको एंगल निकालना बता रहा हूं 30 या 45 डिग्री के मल्टीपल में। तो मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक साइन आपको वैल्यू निकालनी है 120 डिग्री की। 30 के मल्टीपल में देख लो 120, 34 जा तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 30 के मल्टीपल में कोई भी एंगल हो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 45 के मल्टीपल में भी 90 से अबव कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इज इट लाई फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बिटवीन। 0 से 90 तो नहीं होता 120, 120 90 टू 180 के बिटवीन होगा, बिल्कुल होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा साइन 120 डिग्री। चलो ठीक है, ये कंफर्म पता लग गया कि जो एंगल गिवन है अपने को 120 वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब उस क्वाड्रेंट को अगर अपन ढंग से देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो स्टार्टिंग है वो है 90 से और जो एंड है वो है 180 पर। स्टार्टिंग है 90 से, एंड है 180 पर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 से 180 के बिटवीन आती है। तो इस 120 को ब्रेक करने के दो मेथड है, या तो 90 में प्लस करके मैं 120 बना सकता हूं या 180 में से माइनस करके 120 बना सकता हूं। दोनों में से कोई भी मेथड प्रोसेस में लो, दोनों से आंसर सेम आता है। चाहे आप 90 में प्लस करके 120 बनाकर सॉल्यूशन निकालो, चाहे 180 में से माइनस करके आप सॉल्यूशन निकालो, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 120 को ब्रेक करा 90 प्लस में, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो 90 में कितना प्लस करने पर 120 आता है सर? 30। यस, 90 प्लस 30 इज 120। नाउ अब आपको पहला क्या काम करना है, पहले आपको क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड करने हैं। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन लेंगे। कैसे लेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब आप ये डिसाइड करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये चेंज वाला कंसेप्ट लगेगा या नो चेंज वाला। दैट मीन्स चेंज है या नो चेंज है। चलो ये डिसाइड करें, कैसे करेंगे? फर्स्ट एंगल देखो 90, 90 का मतलब 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 इवन मल्टीपल हुआ या ऑड? तो 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल हो गया सर, आपके नोट्स में देखा 90 मतलब 90 इंटू 1 इज 90, तो ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में सर चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। साइन किस में चेंज होता है? नीचे देखा साइन इज कन्वर्ट इनटू कॉस। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली साइन की जगह कॉस लगाना है और प्लस के बाद जो एंगल दे रखा है वो एज इट इज 30 डिग्री पुट करना है। हमेशा ऐसे ही होगा, जब चेंज होगा चेंज कर देंगे, नो चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहने देंगे और प्लस के बाद वाला जो एंगल है या माइनस के बाद वाला जो एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू क्लास 10th में, क्लास 10 की टिग्नोमेट्री टेबल वो तो बनानी आप लोगों को आती होगी, नहीं तो लर्न होगी। cos 30 की वैल्यू क्लास 10 की टिग्नोमेट्री टेबल से आ जाएगी, दैट इज √3/2। सर 90 प्लस नहीं करके 180 माइनस करें तो? चलो 180 माइनस वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगर 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो मैं आ रहा हूं अब 180 माइनस पे, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 120 के लिए 180 माइनस 60, 120 के लिए 180 माइनस 60 ही करना पड़ेगा। चलो 180 माइनस 60 कर दिया। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? वही सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 माइनस 60 में सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है, 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस आ गया। अब 180 क्या होता है? 90 इंटू 2, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करा मतलब इवन मल्टीपल हो गया। याद करो, इवन मल्टीपल हो गया। अगर अपना इवन मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब चेंज होगा या नो चेंज होगा? अगर इन इवन मल्टीपल है तो आप बता सकते हो यस सर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करा इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या होगा? साइन का साइन ही रहेगा। इवन मल्टीपल में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। दैट मीन्स
साइन माइनस के बाद वाला एंगल 60 बिकॉज नो चेंज। साइन 60 की वैल्यू वही क्लास 10 की टेबल में देखा, वही क्लास 10 की टेबल में देखा, साइन 60 डिग्री इज √3/2 इज योर आंसर। ऊपर भी √3/2 आया था जब 90 प्लस किया था, नीचे भी √3/2 आ रहा है जब 180 - 60 किया है। दोनों ही केस में सेम आ रहा है। एक और मैं एग्जांपल लूंगा आपको ये वैल्यूज निकालने के लिए। सपोज मैंने एक वैल्यूज ले ली 10, 225 डिग्री, इसको अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा ये तो 30 की टेबल में नहीं है बट 45 की टेबल में चेक करो। 45 5 जा 225 होता है, तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 45। तो अपन 45 के मल्टीपल को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या रूल बताया था, 30 और 45 के मल्टीपल की ही वैल्यूज मिल सकती है आपको इस रूल से, इस कोऑर्डिनेट रूल से। तो अब पहले डिसाइड करो 225 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, 0 से 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 to 180 सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 to 270 थर्ड कोऑर्डिनेट, 225 इज लाई फ्रॉम बिटवीन 180 to 270, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो 180 प्लस भी कर सकते हो या 225 270 माइनस भी कर सकते हो। तो मैं इस बार 270 माइनस वाले रूल पर जा रहा हूँ, एक ही मेथड से बता रहा हूँ, दोनों से सेम आती है ध्यान रखना। तो मैं सिंगल मेथड से बता रहा हूँ, 270 माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा 225 लाने के लिए, 45 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ओके, नाउ 270 डिग्री, पहले तो ये डिसाइड करो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फर्स्ट अपने को ये डिसाइड करना है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन सा कोऑर्डिनेट था भाई, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं देखें एक बार, क्या रूल था, ए एस टी सी, ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एस सेकंड में, टी थर्ड में। टी मतलब टी फॉर टैन और कॉट, दोनों के दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं। तो अपनी वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, वो 10 है। अपनी वैल्यू जो गिवन है वो 10 है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये कंफर्म हो गया अपनी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। ये कंफर्म हो गया अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है वो प्लस में है, तो मैं इसके साथ लगा देता हूँ पॉजिटिव। अब ये डिसाइड करो चेंज होगा या नो चेंज होगा। अब ये डिसाइड करो चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज का डिसीजन कैसे होगा, चेंज और नो चेंज का डिसीजन होगा कोऑर्डिनेट रूल से। चलो वापस कहाँ पर, कोऑर्डिनेट पर। तो थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाया कर रहा है, अच्छा इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल, उससे पता लगेगा चेंज और नो चेंज। इज इट इवन और ऑड मल्टीपल, उससे पता लगेगा चेंज और नो चेंज। तो चलो 270 क्या होगा, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 इज 270, 270 90 इंटू 3 होता है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 270 आया। 3 क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, चेंज होता है तो जरा नोट्स देखो 10 किस में चेंज होगा, 10 चेंज होता है कॉट में, तो 10 की जगह आ जाएगा कॉट, माइनस के बाद वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 45, तो 90 इंटू 3 हो गया, ऑड मल्टीपल में चेंज होगा, 10 चेंज होगा कॉट में, माइनस के बाद वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली 45। अब क्लास 10 की टेबल देखनी है और कॉट 45 की वैल्यू उस टेबल में देखोगे तो 1 आएगी, तो आपका आंसर आ गया कॉट 45 इज 1 इज योर आंसर। तो ये आपका सेकंड हो गया, ये टिग्नोमेट्री मेथड है, इससे आप टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 30 डिग्री और 45 डिग्री के मल्टीपल में कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके।